ईरान टेंशन के बाद ऑयल कंपनीज को 75,000 करोड़ रुपीस के लॉसेस का डर था, बट एक्चुअल लॉस सिर्फ 18,000 करोड़ रुपीस क्यों निकला? क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के फाइनेंशियल स्ट्रेस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था? दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को अप्रूवल दे दिया है। अब सोलर पैनल्स जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर फ्लोटिंग सोलर पार्क्स के फॉर्म में क्यों लगाए जा रहे हैं? तीसरी स्टोरी में गूगल और मेटा ने HCL टेक और विप्रो के 50 मिलियन से 100 मिलियन डॉलर्स तक के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में कट कर दिया है, बट आखिर क्यों? और ट्रेंडिंग न्यूज में जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दे दिया है। AI अब सिर्फ जॉब्स को छीन नहीं रहा बल्कि फ्रेश हायरिंग को पूरी तरीके से रोक रहा है। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां हम ऐसी स्टोरीज का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करती हैं। सो अगर आपको ऐसे वीडियोस रेलेवेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, आप डेली देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी में इंडिया की टॉप PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनी से एक बड़ी रिलीफ वाली न्यूज आई है। ईरान वॉर के बाद जिस लेवल के लॉसेस का डर था, रियलिटी एक्चुअली उससे काफी बेटर निकली। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL ने जून क्वार्टर में मिलकर 18,149 करोड़ रुपीस का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। सुनने में ये नंबर अभी भी आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट ने पहले ही एस्टिमेट दिया था कि इन सारी कंपनीज का कंबाइंड लॉस लगभग 75,000 करोड़ रुपीस तक का पहुंच सकता है। मतलब एक्चुअल लॉसेस गवर्नमेंट के प्रोजेक्शन के 1/4 से भी कम रहे। इसके पीछे 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। फर्स्ट, रिटेल फ्यूल प्राइसेस में 8 रुपीस पर लीटर का इंक्रीज। सेकंड, पेट्रोल और डीजल पर सेंटर की तरफ से 10 रुपीस पर लीटर का टैक्स रिडक्शन। थर्ड, क्रूड ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस, डिस्काउंटेड रशियन ऑयल और ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में इंक्रीज। और लास्टली LPG के हायर प्राइसेस, जिसने की कुकिंग गैस बिजनेस के लॉसेस को ऑफसेट करने में एक तरीके से हेल्प की। बट इसका एक और एंगल भी है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इन तीनों कंपनीज ने मिलकर 16,184 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया था और इस बार लॉस हुआ है। पर इस बार जो कंपैरिजन है वो 75,000 करोड़ रुपीस के एक्सपेक्टेड लॉस से है, तो ऑब्वियसली सवाल तो उठने हैं। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स के मुताबिक गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स और एक्चुअल लॉसेस के बीच में ये जो इतना बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली फ्यूल प्राइसेस की पॉलिटिकल सेंसिटिविटी को दिखाता है। क्रूड प्राइसेस नीचे आने के बाद रिटेल प्राइसेस ना घटाना पॉलिटिकली इजी बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए कई बार फाइनेंशियल स्ट्रेस को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है ताकि हायर प्राइसेस को जस्टिफाई किया जा सके। खैर, ये तो पॉलिटिक्स है, हमारा काम तो आपको मार्केट्स की बात बताना है। सो अब हम स्टॉक इंपैक्ट पर आ जाते हैं। अब क्योंकि एक्चुअल लॉसेस एक्सपेक्टेशन से काफी कम रहे हैं, इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL जैसे ऑयल PSU स्टॉक्स के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। मार्केट इस डेवलपमेंट को फाइनेंशियल रिलीफ के फॉर्म में देखेगा। एक्सपर्ट्स फ्यूचर अर्निंग्स एस्टिमेट्स को रिवाइज कर सकते हैं और डिविडेंड पे आउट्स को लेकर भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो सकता है। क्या आपको भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की लॉसेस इतने कम रहना शॉकिंग लगा? What do you think? अब चलते हैं हम अपनी दूसरी स्टोरी पर। गवर्नमेंट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को अप्रूवल दे दिया है। इसका टारगेट इंडिया की फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी को आज के सिर्फ 700 मेगावाट से बढ़ाकर 5,000 मेगावाट तक ले जाना है। इस स्कीम के अंदर सोलर पैनल्स जमीन पर नहीं बल्कि रिजर्वॉयर्स, डैम्स, लेक्स और इरिगेशन टैंक्स के ऊपर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगाए जाएंगे जो एंकर्स और मूरिंग सिस्टम से सिक्योर रहेंगे। सबसे पहले तो सवाल यह आ जाता है कि सोलर पार्क्स पानी पर क्यों बन रहे हैं? 3 रीजंस हैं। फर्स्ट, इंडिया में लार्ज सोलर पार्क्स के लिए सूटेबल जमीन मिलना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होता जा रहा है। सेकंड रीजन, पानी की नेचुरल कूलिंग की वजह से सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। और थर्ड रीजन, वाटर बॉडीज पर शैडो पड़ने से इवेपोरेशन और एल्गे ग्रोथ दोनों कम होते हैं। इस स्कीम में हर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के साथ मिनिमम 2 घंटे का बैटरी स्टोरेज सिस्टम कंपलसरी होगा ताकि पीक डिमांड के टाइम पावर यूज की जा सके और साथ ही सोलर पावर वेस्ट ना हो। हाँ, सोलर प्लांट्स ट्रेडिशनल सोलर प्लांट्स से सस्ते नहीं होते हैं। ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट रफली 3.9 से 4.2 करोड़ रुपीस पर मेगावाट होती है, जबकि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट 4.9 करोड़ से 5.2 करोड़ पर मेगावाट तक पहुंच सकती है, प्लस बैटरी स्टोरेज का एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा। इसके अलावा वाटर लेवल्स बदलने से एंकरिंग सिस्टम्स पर भी प्रेशर आता है और मॉनसून में ऑपरेशंस डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का यह मानना है कि लैंड सेविंग्स और स्टोरेज के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इस हायर कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं। करंटली इंडिया के पास फ्लोटिंग सोलर का 102 गीगावाट का एस्टिमेटेड पोटेंशियल है, जबकि अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ
0.7 गीगावाट है। गवर्नमेंट को उम्मीद है कि ये स्कीम लगभग 28,500 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगी। इस स्कीम से सोलर ईपीसी एंड फ्लोटिंग सिस्टम डेवलपर्स, साथ ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लेयर्स और स्पेशलिटी केबल एंड फ्लोटर मैन्युफैक्चरर्स के लिए नया नीश ग्रोथ इंजन खुल सकता है। बट रिमेंबर, फ्लोटिंग सोलर ट्रेडिशनल ग्राउंड माउंटेड सोलर से ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, तो आपको यानी कि इन्वेस्टर्स को उन्हीं रिन्यूएबल पावर जायंट्स और ईपीसी प्लेयर्स पर फोकस करना है जिनकी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और जो BESS यानी कि बैटरी स्टोरेज बैकवर्ड इंटीग्रेशन को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। क्या आपको लगता है कि इंडिया का ये जो एम्बिशियस फ्लोटिंग सोलर का प्लान है वो सक्सेसफुल रहेगा? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। तीसरी स्टोरी में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गूगल ने HCL टेक के साथ अपने $multi-million IT प्रोजेक्ट का लगभग 1/4 हिस्सा रिड्यूस कर दिया है। ये रिडक्शन करीब $50 मिलियन के एनुअल रेवेन्यू के बराबर माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट लगभग $200 मिलियन पर ईयर का था, जिसमें HCL टेक पिछले 10 सालों से गूगल के एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग वर्क को हैंडल कर रहा था। लेकिन अब पूरी IT इंडस्ट्री में वेंडर कंसोलिडेशन चल रहा है। लार्ज ग्लोबल कंपनीज अपने टेक्नोलॉजी बजट्स को ऑप्टिमाइज कर रही हैं। वीक ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फैक्टर्स तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा चेंज AI और ऑटोमेशन की वजह से आ रहा है। जो सॉफ्टवेयर वर्क पहले एक्सटर्नल वेंडर्स करते थे, उसका कुछ हिस्सा कंपनीज अब AI की हेल्प से इंटरनली मैनेज करना शुरू कर रही हैं। फाइनेंशियल इंपैक्ट की हम बात करें तो HCL टेक के लिए ये डील रिडक्शन कंपनी के एनुअल रेवेन्यू का एक्चुअली सिर्फ अराउंड 0.3% है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर लगभग 1000 एम्प्लॉइज इस चेंज से इंपैक्ट होंगे, जिन्हें कंपनी दूसरे प्रोजेक्ट्स में रीडिप्लॉय करेगी। इंटरेस्टिंगली HCL टेक के मैनेजमेंट ने भी अपनी अर्निंग्स कॉल में इसी ट्रेंड की तरफ हिंट दिया था कि एक तरफ AI नेटिव और AI इनेबल सर्विसेज की डिमांड स्ट्रांग बनी हुई है, लेकिन ट्रेडिशनल और रेपिटेटिव IT सर्विसेज को AI लेड ऑटोमेशन की वजह से कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। ऐसा ही सिमिलर दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है जब मेटा ने भी विप्रो को आउटसोर्स किए जाने वाले IT वर्क का काम कम से कम 1/4 हिस्सा उसका रिड्यूस कर दिया। इसके बाद मेटा से विप्रो का एनुअल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लगभग $100 मिलियन से गिरकर $75 मिलियन रहने की एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ भी जो रीजन है वो AI है। मेटा खुद अग्रेसिवली AI और अपनी इंटरनल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कंपनी अपने कई रेपिटेटिव डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट रिलेटेड प्रोसेसेस को ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट कर रही है। अगेन, इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो डायरेक्टली एम्प्लॉइज पर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम ऑफिस के करीब 200 विप्रो एम्प्लॉइज को बेंच पर रख दिया गया है और उन्हें नए प्रोजेक्ट्स में रीडिप्लॉय किया जाएगा। अब यहाँ एक पैटर्न समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों केसेस में क्लाइंट्स का फोकस अपनी इंटरनल AI कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना और रेपिटेटिव वर्क को ऑटोमेशन के थ्रू ऑप्टिमाइज करना है। और इसी में इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे छुपा हुआ है। आज के लिए फाइनेंशियल इंपैक्ट दोनों कंपनीज के लिए एक्चुअली मैनेजेबल लग सकता है, लेकिन पैटर्न आप देखेंगे तो वो काफी सिग्निफिकेंट है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज AI की वजह से आउटसोर्स्ड वर्क को रिड्यूस करना शुरू कर रही हैं, तो लेबर इंटेंसिव IT सर्विसेज का ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल प्रेशर में आ सकता है। ऐसे में क्या इंडियन IT इंडस्ट्री अपने एक्सपर्टीज को री इन्वेंट कर पाएंगी? अब चलते हैं ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने यह कहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज AI बनाना नहीं, करोड़ों यंग इंडियंस के लिए जॉब्स क्रिएट करना है। उनके मुताबिक IT इंडस्ट्री इंक्लूडिंग जोहो ने रिसेंट ईयर्स में ले ऑफ्स तो कम किए हैं, लेकिन नई हायरिंग भी लगभग रुक गई है। जो बजट पहले नए एम्प्लॉइज पर खर्च होता था, वो अब AI टूल्स और डेटा सेंटर्स पर जा रहा है। वेम्बू का यह कहना है कि AI सॉफ्टवेयर बनाना और सस्ता और फास्ट जरूर बन रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या दुनिया को इतना ज्यादा सॉफ्टवेयर चाहिए भी? अगर प्रोडक्टिविटी बढ़े लेकिन जॉब्स ना बढ़े तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो सकती है, उनके पास पैसा कहां रहेगा, इवन इफ प्रोडक्ट्स बिकम चीपर। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सैम ऑल्टमैन के यूनिवर्सल बेसिक इनकम आइडिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर AI लार्ज स्केल जॉब्स को रिप्लेस करता है तो गवर्नमेंट्स को नए इकोनॉमिक मॉडल्स सोचने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन का असली चैलेंज प्रोडक्शन नहीं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। कमेंट कीजिए AI इफ यू वांट अ डिटेल्ड एनालिसिस। तो आपको आज की स्टोरीज कैसी लगी? कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई? मुझे कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस आपको देखते रहना है, मिस नहीं करना है डेली, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.